ओके, स्टार्ट करें। चलिए, सो पूरा फोकस यहीं पे रखेंगे। मैं आज की क्लास भी थोड़ी सी लाइट ही रखूंगा, लेकिन उसको समझने में तुमको दिक्कत होगा बहुत। स्क्रैच से मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत नीचे से लेके चलूंगा। ये मैं आपको बार बार वर्ड क्यों बोलता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप ये समझे, आप सिर्फ इस चीज पे फोकस ना दें कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। आप इस चीज पर भी ध्यान दें कि जो चीज हम कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पर प्लेस हो रही है तो वो क्यों हो रही है, व्हाट्स द रीजन, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसलिए मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूँ, क्योंकि अगर लॉजिक क्लियर है तो लॉजिक ही मैजिक करता है। बाकी सारी चीजें हैं तो ठीक है, आज अभी कर ली, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। सो लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा। अगेन, लॉजिक में कहीं पर भी दिक्कत जा रही है, आप पूछिएगा। भले मेरा एक और क्लास स्लो हो जाए, नो वरीज। आई जस्ट वांट कि बेस जो है वो स्ट्रांग हो, ताकि क्वेश्चंस में मैं स्पीड पिकअप कर लूंगा अपने आप। ओके गाइस, एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर देते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है। और मैंने आपको मोटा मोटा ये बताया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती हैं। वैसे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में हम लोग रेशियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि जो रिकरिंग नेचर के होते हैं और जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी होती है, मीन्स जो मेरा बिजनेस है उससे कनेक्टेड जो होती है वो सारे ऑपरेटिंग होती है। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो चीजें आती हैं, जो भी इनकम एक्सपेंसेस आते हैं, जनरली वो सारे के सारे ऑपरेटिंग होती है जनरली। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो चीजें आती हैं, एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं रहते हैं, बस कभी कभी हमारे बिजनेस में हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों को भी तो हमने क्या बोला, जिसका कोई नहीं होता उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। तो ऑल दोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर ऑल्सो प्लेस्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज करी थी जिसमें हमने आइडेंटिफाई करा था वेदर इट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और वगैरह वगैरह। और फिर हम इम्पोर्टेंट पार्ट पर आए, जहां मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बहुत ही ब्रॉडर, मतलब डीप में नहीं, बहुत ही ब्रॉडर फॉर्मेट बताया कि कैसा, लगभग कैसा दिखेगा ऊपर ऊपर से। सो मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको डील कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैसे बनाना है, सबसे ऊपर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे, नीचे फॉर द ईयर, फिर 3 कॉलम रहेंगे पर्टिकुलर्स, और अमाउंट के 2 कॉलम है। ये 2 कॉलम कौन से, एक डिटेल अमाउंट है, एक फाइनल अमाउंट है। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले। उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ आइटम्स होंगे, वो प्लस माइनस होंगे। कोई इनफ्लो होगा तो प्लस में, कोई आउटफ्लो होगा तो माइनस में। जो चीज माइनस में होगी माइनस साइन यूज नहीं करेंगे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे। सो ऐसे कर करके हमारा ये सारी चीजें जो है यहाँ पर प्लेस कर देंगे। फिर फाइनल अमाउंट आपका ये आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइटम्स आएंगे, और कुछ इनफ्लो होगा कुछ आउटफ्लो होगा। यहाँ पे नेट आंसर भी इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी और उसका फाइनल आंसर। फिर हमारी ये जो 3 मेन आंसर्स आए हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों का फाइनल टोटल लगाएंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा नेट कैश फ्लो या नेट इनफ्लो या आउटफ्लो फॉर द ईयर। फिर हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो हमारा आंसर आएगा, इट शुड बी इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, कि इसका आंसर जो है वो क्रॉस चेक हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होते हैं। ठीक है, यहां तक हमने करा था। उसके बाद गाड़ी अटक गई थी हमारी, थोड़ा इसको बुखार हो रहा था मेरे टैब को, तो हमने फिर क्लास को वहीं पे ही छोड़ दिया था। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है, सबको याद है क्या किया था। सो आज पूरा क्लास में फोकस रखेंगे, बिकॉज हम डिटेल में जाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक। सो दिस इज द फॉर्मेट। तो छोटा थोड़ा सा आपको ऐसा कंडेंस करके दिखाऊं तो समथिंग लाइक दिस हमको दिखाई देगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट दिया होगा, हमें क्वेश्चन में पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी होगी। उस बैलेंस शीट की हेल्प से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक।
अब कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास 3 चीजें हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है ना, वो बहुत सीधे साधे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो इनको यूज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड। लेकिन हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो हम इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। अब सर ये डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड क्या है, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि आंसर कैसे चेक होगा। तो मैं आपको बोल रहा था ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें पता चल जाता है कि आंसर क्या आएगा। तो कैसे आएगा, तो उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा, तो आज मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस यूज करूंगा, कल की क्लास में हम लोग आपकी बुक का यूज करने लगेंगे। तो एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला है मुझे? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है? बैलेंस शीट दी है। कंपनी की जब भी बैलेंस शीट बनती है तो उसमें 2 साल के बैलेंसेस होते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 2 साल के बैलेंस है, एक है 31 मार्च 23, एक है 31 मार्च 22। ये जो 22 वाला है, मतलब जो लास्ट ईयर, हमारा करंट ईयर 2023 है, इसको हम बोलेंगे करंट ईयर। और ये जो 22 है, ये हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक। अब देखो बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स दिए, उसमें देखिए ये एक ये वाला आइटम भी दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक नेट आंसर आएगा, जो अभी हमने देखा था, नेट आंसर आएगा समथिंग समथिंग। इस नेट में मैंने आपको क्या करा, बोला प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमें ये कैश इक्विवेलेंट दिया है, इसका ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना दिया है, 70,000। तो इसमें हम 70,000 प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर शुड बी इक्वल्स टू 94,000, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब क्या, इस क्वेश्चन में मैं अभी बता सकता हूं कि मेरा नेट आंसर कितना आएगा। हमारा यहाँ नेट आंसर आएगा 24,000, जिसमें हम 70,000 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 94,000। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, हमारा आंसर जो है वो क्रॉस वेरीफाई हो जाता है कि हमने सही किया है या नहीं किया है। एम आई क्लियर हियर? ओके। सो ये मैंने आपको क्या बताया कि कैसे क्रॉस वेरीफाई होता है। अब बात आती है कि सर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को हम कैसे यूज करेंगे या कैसे उसमें हम आइटम्स को फिल करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो कौन सा मेथड यूज करता है? डायरेक्ट मेथड। ठीक। सो लेट मी डू लाइक दिस। सो आप ये देखो, ऊपर बैलेंस शीट दी है, नीचे मैंने अपना आंसर वाला शीट ओपन किया हुआ है। सो ये जो बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें सबसे पहला आइटम कौन सा दिया हुआ है बताइए? शेयर कैपिटल। सबसे पहला आइटम हमें क्या दिया हुआ है? शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ये दिस वन। ठीक। अब देखिए शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 6 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 8 लाख। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिसाइड करेंगे ये शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी रहती है। हम बोली शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी में आता है? सर फाइनेंसिंग। वेरी गुड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, परफेक्ट। ठीक। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर? सर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि शेयर कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल जो है, मतलब जो ओनर का फंड दिया वाला है वो भी एक्स्ट्रा हुआ है, जब ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में। इक्विटी बढ़ रही हो। हाँ, इक्विटी बढ़ रही है। इक्विटी क्यों बढ़ती है कितना? क्योंकि हमारी कंपनी ने शेयर्स को इशू करा होगा, है ना। और शेयर इशू करने से इनफ्लो होता है कि आउटफ्लो होता है? इनफ्लो होता है। सो मेरा शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। शेयर कैपिटल बढ़ रहा है मतलब मेरे कंपनी में और शेयर होल्डर्स ने शेयर्स इन्वेस्ट करा होगा, तो मेरे पास पैसा आया होगा, इट इज अ इनफ्लो। तो मैं क्या करूंगा, पहले 6 लाख था, अभी 8 लाख हो गया, मतलब इन्वेस्टर्स ने और कितना इन्वेस्ट करा है? 2 लाख रुपीज। मतलब हमारी कंपनी ने कितने रुपीज के शेयर्स इशू करे हैं? 2 लाख रुपीज। तो इशू ऑफ शेयर से क्या होता है? इनफ्लो। तो मैं जाऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे लिखूंगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इनफ्लो हो रहा है तो प्लस में लिख लूंगा 2 लाख। तो जब प्लस में लिखना होता है तो हम उसका कोई भी साइन नहीं लगाते। यहां तक क्लियर?
तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, मतलब उस आइटम को डायरेक्टली देखकर हम बता सकते हैं कि क्या इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल, गित्या, इसमें एसेट साइड में सबसे पहला आइटम क्या दिख रहा है? प्रॉपर्टी प्लांट हाँ, कौन सी एक्टिविटी में आएगा ये? इन्वेस्टिंग परफेक्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, है ना। तो मैं गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब मुझे बताओ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा होगा? और ऐड कर मतलब ऐसे। एसेट परचेज किया होगा, है ना। हाँ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा बताओ, परचेज करने से कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो आउटफ्लो होगा, है ना। हमने खरीदा है तो पैसा गया होगा। परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले कितना था? 5,60,000, अभी कितना हो गया? 850। तो इंक्रीज हो गया, कितने रुपीज से इंक्रीज हो गया? 3,10,000 से। नहीं, कितना इंक्रीज हुआ? 2,90,000। 2,90,000 से इंक्रीज हुआ है। तो ये आउटफ्लो है। आउटफ्लो है तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, मतलब माइनस में लिख लेंगे 2,90,000। समझ में आया? इजी है, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया। डायरेक्ट मेथड मतलब आप डायरेक्टली उस आइटम से ही इनफ्लो और आउटफ्लो को कैलकुलेट करो, दैट इज डायरेक्ट मेथड। लेकिन दिक्कत कौन देता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सा मेथड यूज करेगा? इनडायरेक्ट मेथड। नाउ आई वांट फोकस टोटली हियर। तो आई होप आपको ये जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का डायरेक्ट वाला मेथड है वो समझ में आ गया कि डायरेक्ट मतलब व्हाट? डायरेक्टली उस आइटम से कैलकुलेट कर लेना कि इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। नाउ लेट्स कम्स टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें दिक्कत क्यों देता है? क्योंकि ऑपरेटिंग, अच्छा आप में से कोई बताएगा? सब लोग अपने माइक्स ऑन कर लो और मुझे बताते जाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। कोई भी एक आइटम जो जिसको जो याद आ रहा है बोलते जाओ। Purchase of goods, sale of goods. परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। आप में से किसी ने वेजेस बोला? Received from debtors, paid to creditors. सैलरीज हो गया, इनकम टैक्स पे टैक्स हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, रेंट हो गया। यस और नो? ये सारी चीजें आती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमें कहाँ दिखती हैं? क्या ये सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर दिखती है कभी? नहीं। ये सारी चीजें कहाँ पे दिखती है हमको? ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अगर डायरेक्ट मेथड से करना है ना, तो मुझे किसकी जरूरत होगी? मुझे होगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। और हमें क्वेश्चन में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया होता, हमें क्या दिया होता? बैलेंस शीट दिया होता है। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग एंड P&L नहीं है, वी कैन नॉट यूज डायरेक्ट मेथड। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट, कान को उल्टा पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया व्हाई वी आर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड? बिकॉज वी डोंट हैव ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, so we cannot use direct method, that's why we have to go through indirect method. अब बात आती है सर ये indirect method होगा कैसे? चलो, सो हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग एंड P&L। तो ट्रेडिंग एंड P&L कुछ ऐसा बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L। फिर यहाँ कुछ आइटम्स आते हैं, लाइक सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, इधर ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेसेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर क्या आता है? जीपी। फिर ये जीपी यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और फिर यहाँ पर कुछ कुछ एक्सपेंसेस आते हैं और कुछ कुछ इनकम्स आती है। लास्ट में क्या आता है? नेट प्रॉफिट, ठीक। नाउ एज पर जब मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग एंड P&L में जितने भी आइटम्स आते हैं वो लगभग सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। मतलब ये वाले आइटम, ये वाला आइटम, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। यस और नो? है ना? यस। अगर मैं इन सबकी जगह पर डायरेक्ट ही नेट प्रॉफिट को यूज कर लूं तो फिर मुझे इन सब चीजों की जरूरत होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन सारी चीजों को इंडिविजुअली भी लूंगा तो इनकम वाले प्लस हो जाएंगे, एक्सपेंसेस वाले माइनस हो जाएंगे, अल्टीमेटली मैं पहुंचूंगा कहां पर? नेट प्रॉफिट पर ही पहुंचूंगा। सो व्हाट आई कैन डू इफ आई स्टार्ट डायरेक्टली विथ माय नेट प्रॉफिट, इफ आई डायरेक्टली स्टार्ट विथ माय नेट प्रॉफिट, तो अगर मैंने नेट प्रॉफिट उठा लिया इट मींस मैंने बाकी ऊपर के सारे आइटम्स को यूज कर लिया। यस और नो? ठीक है। सो जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसकी स्टार्टिंग ही कहां से होती है? नेट प्रॉफिट से। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कुछ इस तरीके से अब हमको दिखने लगेगा। सो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारे फॉर्मेट में ये हेडिंग होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और हमारे दो कॉलम्स भी बन रहे होंगे, एक फाइनल अमाउंट का और एक डिटेल अमाउंट का। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे नेट प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ऑपरेटिंग कैलकुलेट करना है। यस और नो? तो हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो मैं आपको ये बोल रहा था, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो ऑपरेटिंग नहीं होती है। सो मैंने स्टार्ट किया है नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग सारी चीजों का एडजस्टमेंट हो चुका है। यस और नो? तो अब अगर मैं अपने नेट प्रॉफिट में से ऐसी चीजें जो ऑपरेटिंग नहीं है उनको हटा दूं, तो मुझे ऑपरेटिंग का आंसर मिल जाएगा। यस और नो? अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला मैंने उठाया है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों होता है। ठीक है, अगर मैं अपने नेट प्रॉफिट में से वो चीजें जो ऑपरेटिंग नहीं है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग है, उनको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यस और नो? अमूली क्लियर है जो मैंने बोला? हाँ सर। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ऐड कर, अब मैं क्या करूंगा, मैं हटाऊंगा, कौन से आइटम्स को हटाऊंगा, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटा दूं, बिकॉज आई वांट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो मैं इसमें प्लस करूंगा, क्या प्लस कर दूंगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस को प्लस क्यों करा, हटाना है तो माइनस करो ना। नहीं, एक्सपेंसेस मैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त इनको मैं पहले माइनस कर चुका हूं, तभी तो नेट प्रॉफिट आया होगा। अब मुझे इस चीज का इफेक्ट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सो मुझे हटाने का मतलब ये नहीं है कि माइनस करना है, हटाने का मतलब उसका इफेक्ट को रिवर्स करना है। सो जब मैंने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करा तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो पहले माइनस हो चुके होंगे। अब मुझे इनका इफेक्ट हटाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये समझ में आया? ठीक है, अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे डिविडेंड पेड, क्योंकि डिविडेंड पेड कहां पर आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। इंटरेस्ट पेड, और क्या होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये सारे क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। बट क्योंकि ये नेट प्रॉफिट से माइनस हो चुके हैं और इनका इफेक्ट मुझे हटाना है, तो अब मैं इन सारी चीजों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया सबको? देखिए शुरुआत में समझते वक्त आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन एक बार जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा देन यू विल बी इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। और वैसे भी सर रेशियोज करते हो। हाँ जी बोले। एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। हाँ एक बार समझा। देखो ये वाली सेम चीज मैं आपको रेशियोज के वक्त भी समझा चुका हूँ, जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, थ्रू जीपी एंड थ्रू एनपी। सेम वही चीज है। So what we are doing, we have to calculate cash flow from operating activity. So our focus is totally on operating. But I have started my operating activity with net profit. और एक नेट प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें सारी टाइप की चीजें, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, सारी चीजें प्लस माइनस हो चुकी हैं, एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं, इनकम्स प्लस हो चुकी है। नाउ आई वांट ऑपरेटिंग, तो मैं क्या करूंगा, इस नेट प्रॉफिट में से उन चीजों को हटा दूंगा जो ऑपरेटिंग नहीं है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग है। तो जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग होगा। ये दिस इज द लॉजिक। सो व्हाट वी हैव डन, नेट प्रॉफिट में प्लस कर दिया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एम आई फाइन नाउ? ठीक, तो जैसे आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटाया, ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया था, इनकम्स को माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। तो सर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं, जस्ट इनकी उल्टी कर दो। जैसे उधर डिविडेंड पेड था, इधर डिविडेंड रिसीव्ड आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। यहां तक ठीक? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं?
ठीक है, अभी ये मत सोचिए कि आप सॉल्व कैसे करोगे, अभी बिल्कुल ये मत सोचना। अभी ये सोचो कि जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट का लॉजिक समझो कि ये क्या प्लस होगा, कैसे होगा, यानी क्यों हो रहा है, ये समझना है अभी हमें। क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी इजी, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बस उसको थोड़ा समझना है हमको। ठीक, तो हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट में से सारे नॉन ऑपरेटिंग चीजों को रिवर्स कर दिया, इनकम को माइनस कर दिया, एक्सपेंस को प्लस कर दिया। तो अब मेरे पास जो प्रॉफिट बचा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस और नो? ठीक है, लेकिन मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं चाहिए ओनली, अपने को क्वेश्चन में क्या चाहिए, अपने को क्वेश्चन में चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वी डोंट नीड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वी नीड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीजें नॉन ऑपरेटिंग होती हैं, ऐसे ही कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो नॉन कैश होते हैं। मतलब वो एक्सपेंसेस तो होते हैं, लेकिन उनके कारण न कैश का इनफ्लो होता है, न कैश का आउटफ्लो होता है। दोज टाइप्स ऑफ आइटम्स आर नोन एज नॉन कैश एक्सपेंसेस। कोई याद आ रहा है कोई ऐसा आइटम जिसके कारण न कैश का इनफ्लो ना आउटफ्लो? यस प्रीपेड नेहल? एक्सपेंस। नहीं नहीं, प्रीपेड नहीं, एक्सपेंस में तो प्रीपेड पहले ही नहीं, आपका सॉरी, कैश। कोई लॉस मैंने बताया क्रेडिट पे जो रहता है, क्रेडिट। गीता क्या बोला? लॉस ऑन नेचुरल कैलामिटी कोई। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, पर लॉस से भी हमारा आउटफ्लो जरूर होता है। डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है ना आपने? डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है जो हमारे प्रॉफिट में से माइनस होता है, पर क्या हम किसी को कोई पैसा देते हैं या लेते हैं? नो, सो देयर इज नो कैश फ्लो इन डेप्रिसिएशन। एक और एग्जांपल, वी क्रिएट रिजर्व्स, है ना, हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? प्रॉफिट से माइनस हो जाता है, लेकिन उससे ना कैश का, ना कैश बाहर जाता है ना कैश अंदर आता है, सो देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश। लाइक प्रोविजन, हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? नॉन कैश आइटम है, तो हम इनको भी रिवर्स कर देंगे। तो जैसे आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करा है, ऐसे ही आप नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी प्लस कर दीजिए। तो उसके लिए अलग हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे। नॉन कैश के एग्जांपल मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और क्या एग्जांपल बताया मैंने आपको? रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। ठीक है, और जैसे आपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्लस करा है, नॉन कैश इनकम को भी माइनस कर दीजिए। सर नॉन कैश इनकम क्या होती है? हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ आएगा नहीं, जब आएगा तब देखेंगे नॉन कैश इनकम को। एक्सपेंसेस फिर भी हमें पता है, इनकम के लिए थोड़ा अलग से समझेंगे। यहां तक समझ में आया? सो व्हाट वी हैव डन, वी आर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वी हैव स्टार्टेड विद नेट प्रॉफिट, व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। सो हमने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करा। नेट प्रॉफिट इज दैट profit in which all the adjustment has been done, whether it is a operating item or a non operating item। हम सारी चीजें प्लस माइनस कर चुके हैं, बट वी नाउ नीड ओनली ऑपरेटिंग आइटम्स। तो मैंने क्या करा, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश चीजों को रिवर्स कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया, रिवर्स कर दिया, और इनकम्स को माइनस कर दिया। तो अब कौन सा आंसर आना चाहिए? अब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यस, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा ऑपरेटिंग का। ये जो आंसर आएगा ये सब करने के बाद, वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब सर ये कौन सी नई चिड़िया है? तो ऑफिशियली वेलकम टू क्लास 12 गाइस, हम कुछ तूफानी करने जा रहे हैं अब। ठीक है, सो देखो समझने में थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कुछ कुछ बच्चों के, जैसे मैं भी स्टूडेंट होता मेरे दिमाग में, तो भाई कैसे करूंगा मैं, क्या होगा? डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट दैट टफ। समझते वक्त थोड़ी सी दिक्कत होगी बस, और उसके बाद इजी हो जाएगी। तो अभी तक जो बोला कोई डाउट नहीं? तो सर ये क्या है वर्किंग कैपिटल? अब देखिए हमारे जो ट्रेडिंग और पी&एल होता है उसमें कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं, लाइक क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स से कैश का इनफ्लो होता है क्या? नहीं होता। क्रेडिट परचेज,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन, तो इन सारी चीजों का एडजस्टमेंट तो अभी हमने किया ही नहीं है, तो हमें वो भी करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों का एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करते हैं। क्योंकि क्रेडिट सेल से बनता है डेटर्स, क्रेडिट परचेज से बनता है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग भी करंट लायबिलिटी होता है, एक्रूड भी करंट एसेट होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट कर लूंगा तो इन सारी चीजों का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। नाउ जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होते हैं हमारे, उनमें जो चेंज आएगा उसी के कारण आउटफ्लो या इनफ्लो होगा, यस और नो। सो तीन काम हो सकते हैं, या तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे, या तो डिक्रीज होंगे, या तो देयर विल बी नो चेंज। सो इफ देयर इज नो चेंज हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ होगा। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज से होगा। तो पहले मैं आपको रटवा देता हूँ, रटने की बड़ी सिंपल ट्रिक है, उसके बाद आप बोलेंगे तो लॉजिक भी बता दूंगा। सो अगर कोई हमारा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इंक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट, और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। या तो फिर क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इसको प्लस कर देंगे। फिर लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसको हम प्लस कर देंगे। या तो फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसको हम माइनस कर देंगे। अब ये ना माइनस प्लस याद नहीं होता है, क्योंकि माइनस प्लस इस चीज पे डिपेंड नहीं होता है कि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे ना। तो इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, एक गाना गाएंगे हम। कौन सा गाना गाएंगे, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। तो जहां हंसने की बात होगी वहां रोएंगे, जहां रोने की बात होगी वहां हंसेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम ढीठ हैं, हम सब उल्टा ही करते हैं। तो मैं बोलता हूँ होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करो तो नहीं करेंगे, क्लास मिस करो, वीडियो लिंक देख लेना तो नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ढीठ बनेंगे हम। सर ये हंसना रोना क्या है, हंसना मतलब प्लस करना, रोना मतलब माइनस करना। नाउ हाउ दिस ट्रिक वर्क, देखिए पहले क्या लिखा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। बताइए इंक्रीज इन करंट एसेट हंसने की बात है कि रोने की, रोने की। हंसने की। हंसने की बात है। अरे तो क्योंकि रोने की, आपका अच्छा। रोएंगे वो अलग बात है, लेकिन बात तो हंसने की है ना, हाँ। ठीक है, क्योंकि एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हंसने की बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। फिर देखो डिक्रीज इन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, रोने की बात है, लेकिन हम ढीठ है, हम उल्टा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक है, सारे काम उल्टे हैं जिंदगी में हमारे। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ना इधर रोने की बात, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ठीक। और क्या लिखा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये हंसने की बात है, लायबिलिटी कम हो रही है लेकिन हम रो रहे हैं। ये रटने का तरीका है, ठीक है। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो आंसर आएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफी लेंदी दिखता है हमें, पर अब सोचो, अब हमको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन 12 to 15 मिनट्स के बीच में कंप्लीट करना पड़ता है। तो बच्चे बोलते हैं सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही बैंड बच जाएगी, 15 मिनट में कैसे सॉल्व होगा, सब होगा, 12 से 14 मिनट्स में सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक। अच्छा, ये तो मैंने हंसना रोना तो आपको बता दिया, उसके पीछे लॉजिक सुनना चाहता है, लॉजिक सुनेंगे, हाँ नहीं भी बोलते तो मैं समझाता हूँ, थोड़ी होशियारी मारने की आदत है मेरे को, क्योंकि लॉजिक में ही मैजिक होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको ये सब बताया, एक एग्जाम्पल लेते हैं करंट एसेट का, किसी डेटर्स, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां लिखता हूं 2024, यहां था 2023। सो दिस इज क्लोजिंग, दिस इज क्लोजिंग, दिस इज ओपनिंग। नाउ लेट्स अज्यूम ओपनिंग बैलेंस 50,000 था और क्लोजिंग बैलेंस 35,000 हुआ। अमोली ये हंसने की बात है कि रोने की बात है, डेटर्स अपने करंट एसेट है, हाँ बोलो। रोने की। रोने की बात है, क्योंकि एसेट है सर, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रोने की बात है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम हंसेंगे, हम लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स, हाँ डिक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है, और हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, कितने को प्लस करेंगे, 15,000 को प्लस करेंगे। अब सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे डेटर्स थे, डेटर्स मतलब जिनको मैंने क्रेडिट पे सेल्स करा, जिन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया था, 50,000 थे।
अब मेरे डेटर्स कितने हो गए 35,000। क्यों हो गए? क्योंकि इन 15,000 डेटर्स ने मुझे पैसा दे दिया होगा। सो देयर इज अ इनफ्लो ऑफ कैश। ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है, सिमिलरली हर चीज पे लगे। जैसे एक लाइबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिटर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके क्रेडिटर्स थे 30,000 के, अभी हो गया 20,000 का। ठीक है अक्षांश, ये हंसने की बात है कि रोने की? सर हंसने की। लेकिन हम रोएंगे, हम इसको आउटफ्लो मानेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स थे 30,000 के, 20,000 के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मैंने अपने 10,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। दैट्स व्हाई मेरे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए। ये लॉजिक समझ में आया सबको? एवरीवन? ठीक है, तो ये दिस इज द लॉजिक। बाकी लॉजिक ऐसे एक एक आइटम को समझ सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। ये रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। नाउ आप पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे कि सर कैसे होगा ये। प्लीज नोट इट डाउन इफ यू वांट टू। आई मीन टू से यू हैव टू। अक्षांश कॉपी है तेरे पास? अक्षांश, आई लव यू माय बॉय। Thank you, तू sir. फंक्शन में है, but still you are showing the commitment. It gives me lot of energy कि और डीप में जाके बताऊं। तुम्हें देखकर ना मुझे अपनी याद आ गई। मैं जब सीए की क्लास में जाता तो मेरे सर थे, मतलब गुरुदेव है वो मेरे। वो मैं आज जो भी हूँ, जो पढ़ा, अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मेरे उन्हीं सर के बदौलत है ये सब। उन्हीं को कॉपी करता हूँ मैं बहुत। तो मैं भी कभी लेट हो जाता, बैरागढ़ से जाना पड़ता था एमपी नगर, बारिश है कभी कुछ है, और सुबह सुबह पहुंचना पड़ता था 8 बजे। तो मैं कभी लेट भी हो जाता था ना, तो मैं बाहर गेट पे खड़ा हो जाता था। तो सर मेरे ऊपर चिल्लाते थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा मस्ती होता था, सर से भी बहुत मस्ती करता था। तो बोलते थे अंदर नहीं आना है, अंदर नहीं आना है तुमको। मैंने बोला सर मैंने आपसे पूछा कि मैं अंदर आऊँ? बाहर खड़ा हूँ ना, क्यों शर्मा? मस्ती में बोलता था, इट्स नॉट लाइक उनकी डिसरिस्पेक्ट करता था। आई लव हिम अ लॉट, आई मिस हिम अ लॉट। क्लास जरूर, भले कितना भी लेट हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, क्लास जरूर जाता था। देन नोटेड। ओके, कुछ याद है? नोट कर लिया? ओके डन, आगे बढ़े अमोली। ग्रेट, चलिए अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं कि सर ये इतना बड़ा जो दिख रहा है कि ये होगा कैसे। तो वह जो हमारा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, ये वाला जो क्वेश्चन है करीब करीब 2.5 पेजेस लेता है हमारा। तो पेजेस का मतलब ये नहीं है कि इतना टाइम भी लगेगा। इट्स ऑल अबाउट कितनी क्विकली हम चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और वो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। सो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट आएगी और कुछ 2-3 एडजस्टमेंट आएंगे, और आपको बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो आप क्या करोगे, इससे पहले कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट करो, आप सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे। तो आप ना मेरे साथ फॉर्मेट बनाते जाओ यहाँ पर साथ में। कैसे फॉर्मेट बनाएगा, कितनी स्पेसिंग छोड़नी है। तो मैं आपको स्पेसिंग जो बता रहा हूँ, ये स्पेसिंग है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के लिए। जब थोड़ा छोटा क्वेश्चन आता है तो हमारी स्पेस बच जाएगी, लेकिन हम शुरुआत से यही स्पेसिंग देते हुए आएंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, सो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम लोग नेम ऑफ द कंपनी। अगर क्वेश्चन में हमें दिया होगा नेम तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसके नीचे हम कंपलसरी लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके नीचे लिखेंगे हम लोग फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमें डेट दी होगी करंट ईयर। इसके बाद हमारे 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, जैसा हमने देखा था, और 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे, एक डिटेल अमाउंट और एक फाइनल अमाउंट। तो दोनों में हम रुपीस का साइन लगा देंगे। और अब हमें क्या करेंगे, ये सेम फॉर्मेट 1.5 पेज पर खींच के लेके जाएंगे। मैं जानबूझ के आप पहले से बनाकर, अगली बार से पहले से ही बना होगा मेरा, अभी मैं फर्स्ट टाइम में आपके साथ ही बना रहा हूँ। ये एक पेज हमारा यूज होगा, और सेकंड पेज में करीब 8-9 लाइंस का हम फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, ये 1.5 में हमारा फॉर्मेट बन गया। फिर ये लाइंस खींचने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला आइटम लिखेंगे यहाँ पर
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पर हम लोग फिर नीचे क्या लिखेंगे, सबसे पहला आइटम लिखेंगे यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जो मैं आपको सीक्वेंस बोल रहा हूं वही सीक्वेंस आप फॉलो करके चलेंगे। ये लिखने के बाद आप इसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट 1। ठीक है, ये वर्किंग नोट 1 क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पहले से तैयारी करके रख रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखेंगे ऐड नॉन ऑपरेटिंग। तो जो शॉर्टकट्स मैं यूज कर रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा फॉर्मेट इस ऐसे बना रहा हूँ जैसा आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक, अब इसके नीचे ना हम लोग 7 लाइंस छोड़ देंगे यहाँ पर। यहाँ गैप में हम करीब करीब 7 लाइंस छोड़ देंगे। 7 लाइंस छोड़ने के बाद आप यहाँ लिखोगे माइनस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम। इसके नीचे हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती, इसके नीचे हम लोग 3 लाइन भी छोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और यहाँ पर एक अंडरलाइन कर देंगे। इसके नीचे हमको यहाँ पर 6 से 6 लाइन्स हम छोड़ देंगे, 6 लाइन्स। ये जाके कंप्लीट हुआ हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे लेंदी पार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे ये बन जाएगा फिर जस्ट इसके बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट से ही स्टार्ट कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके नीचे 5 से 6 लाइनों में हमारा काम हो जाता है। तो 5 to 6 लाइन मैक्सिमम हमें काम आएंगी। 5 to 6 लाइन। फिर जो नेक्स्ट पेज है वहां पे आप करेंगे अपना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जब आपका फॉर्मेट नीचे खत्म हो रहा है वहां पर आप यहाँ पर वर्किंग नोट लिख लेंगे शॉर्ट में। इसके नीचे यहाँ 1 लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इतना करके आप, ये हमारी प्री प्रिपरेशन हो गई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले की। डन। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा चलो हम क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर्मेट बना लो, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट पहले बना लेना है। ठीक है, या फिर आप एक काम करिएगा, जब भी फ्री बैठे हो ना, फॉर्मेट 8-10 फॉर्मेट पहले से ही बना के रख लीजिए ताकि क्लास में आपको बार बार बनाना पड़े। एक ही बार में बना के रख लीजिएगा, उससे आपको याद भी हो जाएगा। तो गाइस वेलकम टू क्लास 12th ऑफिशियली। अब तक तो सिर्फ हमने टीजर ट्रेलर देखे थे, अभी मजा आएगा ना भिड़ू। चलिए, ओके लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन। तो मैं दोनों स्क्रीन एक साथ ओपन कर लेता हूं। तो हमने जो क्वेश्चन देखा था वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक बार पूरे गो थ्रू कर लेना है कि क्या क्या मुझे दिया हुआ है। बहुत डिटेल में नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर से हम लोग देख लेंगे क्या क्या दिया था। चलो देखिए क्या क्या दिया। शेयर कैपिटल दिया हुआ है,
रिजर्व एंड सरप्लस दिया, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। इस नोट के अंदर नीचे देखिए, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स होते हैं, तो यहाँ पे नोट में कुछ हमें ये रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ दिया हुआ है, इधर ध्यान देंगे सब, लिखना उतना बाद में, पूरा ध्यान इधर देंगे, ठीक है। सो रिजर्व एंड सरप्लस में नोट दिया है, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दिया है, ट्रेड पेबल्स दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दिया। सो नॉर्मल क्वेश्चन है विदाउट एडजस्टमेंट का। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कभी भी बीच से स्टार्ट मत करना, हमेशा उलझ जाओगे। एक सीक्वेंस पकड़ के चलेंगे, उसी सीक्वेंस में चलेंगे। अमोली, क्या तुम मेरे साथ हो? कहीं खोए तो नहीं है ना? पूरा फोकस, देखो बेस स्ट्रांग रखोगे, आगे दिक्कत कम आएगी, ठीक। चलिए, सो सबसे पहले शेयर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी रहती है, अभी अभी हमने डिस्कस करा था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहती है, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, करंट प्रीवियस ईयर से अभी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब हमने शेयर्स को इशू करा होगा। सो व्हाट वी विल डू, हमने जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाया है उसमें जाकर मैं लिख दूंगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और शेयर इशू करने से इनफ्लो होता है तो मैं प्लस में लिख लूंगा 2 लाख, जो इनका डिफरेंस अमाउंट। ये समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट दिया है, जब भी नोट दिया हो तो हमें नोट के अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो इधर आइए, देखिए बैलेंस शीट में नीचे नोट दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस का, और रिजर्व एंड सरप्लस में हमें क्या दिया हुआ है, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये क्या है, कोई बता सकता है? तो बोलो। मतलब जो अब बैलेंस है उसका वो पॉजिटिव है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। लास्ट ईयर 3 लाख का प्रॉफिट था, इस साल 4 लाख का प्रॉफिट का बैलेंस हो गया। इट मींस ये जो डिफरेंस अमाउंट है 1 लाख का, इट मींस हमने करंट ईयर में कितने रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है, 1 लाख रुपीस का, ठीक। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को हम कहाँ लिखते हैं, वर्किंग नोट में। तो आपने ये वर्किंग नोट बनाया है, यहाँ पे आपने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लिखा है। करंट ईयर में आप लिख लेंगे 4 लाख, प्रीवियस ईयर में माइनस 3 लाख, तो यहाँ पर आ गया 1 लाख। अब ना इसको ऊपर अभी नहीं लेके जाना, क्योंकि इसके नीचे और भी एडजस्टमेंट होते हैं जो अभी हमने सीखे नहीं, लेकिन हम सीक्वेंस अपने क्वेश्चन का वही रखेंगे जैसे हम करेंगे। सो हमने यहाँ करके छोड़ दिया। किसी को डाउट? नहीं। तो अब मैंने ये रिजर्व एंड सरप्लस का नोट कंप्लीट कर लिया, इट मींस मैंने ये रिजर्व एंड सरप्लस कंप्लीट कर लिया, यस और नो? फिर आ जाते हैं नीचे। नीचे क्या दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितने लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन सी एक्टिविटी में होता है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि बोरोइंग्स और कैपिटल दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कहाँ जाना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बट आप यहाँ देखो, यहाँ कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो जब चेंज ही नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे भी नहीं, छोड़ देंगे इसको, बिकॉज देयर इज नो इनफ्लो, देयर इज नो आउटफ्लो। अमोली ठीक है? ठीक है। कुशाग्र, इसके बाद क्या दिया हुआ है? करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग नहीं, फाइनेंसिंग में ही। बोरोइंग्स वर्ड याद है, मैंने बोला था चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, बोरोइंग्स वर्ड लिखा है, इट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इधर ध्यान देंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 0 अंडा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी बोरोइंग्स को पे ऑफ कर दिया है। मेरे पास 50,000 का लोन था शॉर्ट टर्म, जो मैंने पे कर दिया, तभी वो लोन कितना हो गया, 0 हो गया। तो लोन को पे ऑफ करने से इनफ्लो होता है कि आउटफ्लो होता है? आउटफ्लो होता है ना, यस। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पेड ऑफ। अच्छा, कभी आपको ये नहीं समझ में आया ना कि हमें पेड ऑफ लिखना है, इशू लिखना है, टेकन लिखना है, क्या लिखना है? अगर नहीं समझ में आया ना, उस आइटम का नाम लिख देना बस। जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लिखा है ना, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लिख देना, ठीक है। तो हमने लोन पे ऑफ करा है, तो आउटफ्लो है, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 50,000। इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स एक नॉर्मल करंट लायबिलिटी रहती है, और जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी रहते हैं नॉर्मल वाले, उनका हंसना रोना करते हैं अपन।
और ये हंसना रोना कहाँ पर होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये वर्किंग कैपिटल के नीचे। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ देखूंगा कि ट्रेड पेबल पहले 48,000 था, अब 40 हो गया, डिक्रीज हो गया। सो आई विल राइट डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। फिर मैं सोचूंगा ये हंसने की बात है कि रोने की? सो इट इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो रही है, हंसने की बात है, लेकिन मैं क्या करूंगा? रोऊंगा, माइनस करूंगा। कितना रोऊंगा? 8,000 का रोऊंगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही रोऊंगा। तो एक दो आंसू बस दिख जाएंगे, ऐसे मोटे मोटे गिराएंगे नहीं अपन। ठीक है, ये क्लियर क्या किया हमने? ठीक, लायबिलिटी नहीं साइड सर, पूरा एक और बार कंप्लीट हो बता गया। दो। हाँ, इसमें क्या है देखो, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होता है। इसको अगर लॉजिक से समझो तो ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो रहा है मतलब मैंने पेमेंट किया है, पेमेंट किया है तो आउटफ्लो हुआ। ठीक है, और अगर रटने वाले तरीके से समझो तो ये डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है, हंसने की बात होती है, लेकिन हम रोएंगे तो हमने माइनस कर दिया। सर तो इसे अलग ठीक से है, क्यों लिख रहे हैं? अलग से क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वी आर शोइंग ना कहाँ से इनफ्लो हो रहा है, कहाँ से आउटफ्लो, तो हम सोर्सेज एंड एप्लीकेशन दोनों देख रहे हैं ना। ठीक है, ओके। सो लायबिलिटी साइड में और किसी को कोई डाउट नहीं? उसके बाद आ जाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, नेहल, ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट है। ठीक, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये बढ़ रहा है हमारा, अभी हमने डिस्कस किया था कि बढ़ रहा है, मतलब क्यों बढ़ रहा होगा? क्योंकि हमने परचेज किया होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज ऑफ, क्या लिखा हुआ? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपी एंड इक्विपमेंट। और ये परचेज परचेज करने से कैश का आउटफ्लो होता है, क्योंकि हम पैसा देंगे, तो माइनस का 2,90,000। कोई डाउट नहीं? उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अमोली, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी में आएगा? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर नाम में इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन हमने ये परचेज किया होगा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और परचेज करने से क्या होता है? आउटफ्लो होता है। कितना परचेज किया है हमने? 32 और 40, 72,000 का, तो 72,000 माइनस में आ जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अब नीचे आ जाए क्या? करंट इन्वेस्टमेंट। अब करंट इन्वेस्टमेंट में भी बच्चे क्या करते हैं, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कर कर आ जाते हैं। बट गाइज अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट होता है। यस और नो? ठीक, तो अब कैश इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास दो आइटम्स होंगे, एक तो ये भी कैश इक्विवेलेंट है और ये भी कैश इक्विवेलेंट है, तो दो कैश इक्विवेलेंट्स हैं अपने पास। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि कैश इक्विवेलेंट हमारा आंसर होता है, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक, फिर आ जाए क्या दिया हुआ? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री नॉर्मल करंट एसेट है, इसका हंसना रोना करेंगे कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वर्किंग कैपिटल के नीचे। सो क्या हो रहा है? इन्वेंट्री 82,000 से 76 हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया, तो मैं यहां लिखूंगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री। फिर मैं सोचूंगा यार ये एसेट था, एसेट कम हो गया, ये तो रोने की बात है, लेकिन मैं तो डीट हूं, मैं तो हंसूंगा। तो मैं हंसूंगा बिल्कुल फाड़ फाड़ के मुंह। कितने से हंसूंगा? नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा से हंसूंगा, 6,000 से हंसूंगा। ही हो गया, इतना। डन? फोकस फोकस फोकस, थोड़ा सा ही बचा है बस, थको मत। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो अगेन आई विल राइट हियर डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। अगेन ये एसेट है, कम हो रहा है, रोने की बात है, लेकिन मैं हंसूंगा। कितने से हंसूंगा? 38,000 माइनस 92,000 कितना होगा? 54,000। 54,000 से हंसूंगा, 54 ही होगा ना? फिर क्या दिया हुआ है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो हमारा आंसर होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर नीचे है, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस हमने कर दिया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं, क्वेश्चन कंप्लीटेड। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप एक एक का फाइनल आंसर निकालोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे? जो वर्किंग नोट में आपने यहाँ पर ये प्रॉफिट निकाला था ना 1 लाख का,
इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पर आकर देख दोगे। ठीक है, अब आप प्लस करोगे सारे एक एक एक्टिविटी। सो देखो ये इधर देखो, इधर ध्यान से देंगे, ये 1 लाख था, ये इधर बीच में कोई एडजस्टमेंट आया नहीं जिसके लिए हमने 7 लाइन्स छोड़ी थी, क्योंकि वो धीरे धीरे करके आएंगे। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का आंसर भी 1 लाख आ गया। फिर ये नीचे 1 लाख में ये जो नीचे एडजस्टमेंट दिए इनका एडजस्टमेंट करेंगे, तो 1,54,1,52,000 आ रहा है फाइनल आंसर, 1,52,000 और प्लस में आ रहा है। मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना उसका इनफ्लो हुआ है 1,52,000 का। एम आई फाइन हियर? ठीक। फिर आ जाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट टोटल कितना आ रहा है? ये माइनस है, दोनों दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 2, 9 and 7, 6, 3,62,000 ब्रैकेट्स में। मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में टोटल आउटफ्लो हुआ है 3,62,000 का। फिर आ जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 लाख प्लस का, 50,000 माइनस का, तो 1,50,000 प्लस का आ गया। सो हमारी तीनों एक्टिविटीज का नेट आंसर हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो तीनों एक्टिविटी का नेट आंसर आया इनको आपस में प्लस करेंगे, दैट इज 150 प्लस 152 माइनस 3,62,000। करिए जरा कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 1,52,000 माइनस 3,62,000 प्लस 1,50,000, माइनस का 60,000 आंसर आ रहा है, माइनस का। सो वी विल राइट हियर इन ब्रैकेट्स माइनस 60,000, और इसके आगे हम क्या लिखेंगे? दिस इज नेट कैश आउटफ्लो, क्योंकि माइनस में आया फॉर द ईयर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमारे क्वेश्चन में ना कैश इक्विवेलेंट 2 थे, है ना? नीचे देखिए 2 है ना, तो दोनों का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 70,000 एंड 1,34,000, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70,000 प्लस 1,34,000, दैट विल बी 2,04,000। नाउ अब इधर ध्यान दें, ये 2,04,000 आया और ये माइनस 60,000 है, इन दोनों को जरा माइनस तो कर दो। आंसर कितना आ रहा है? 1,44,000। ये हमारा फाइनल आंसर है, खत्म हो गया। अब इसको क्रॉस चेक करना है कि ये बराबर आया है कि नहीं आया। तो ये किसके बराबर आना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नीचे देखो, यहाँ पर 94 था और इधर 50,000 है, तो 94,000 प्लस 50,000 कितना होता है? 1,44,000। मतलब ये हमारा बराबर आया, इट मीन्स हमने पूरा क्वेश्चन सही किया है। समझ में आया? ठीक है, इधर थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो दिखता है, लाइक दिस। और ये क्वेश्चन अभी विदाउट एडजस्टमेंट है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आया है, हमारे पास एडजस्टमेंट भी आएगा ना। देखिए मैं आपको एक और, ये आपके मन में आ रहा हुआ है, बड़ा लेंदी सा है, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इस चैप्टर को छोड़ दूं सर, कितने मार्क्स का होगा, ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे स्कोरिंग टॉपिक है और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये शुरुआत में क्योंकि आप समझ रहे हो ना, फर्स्ट टाइम आप चीज कर रहे हो, इसलिए आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है। सो बिलीव मी, आपका फेवरेट चैप्टर बनेगा, और आप मैक्सिमम क्वेश्चन जब भी प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, आप सोचोगे चलो कैश फ्लो कर लेता हूँ। ठीक, सो इसकी लेंथ से डरने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो 2 क्लासेस और थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, समझ में तो अब आपको नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल आने लगेगा कि क्या हो रहा है, बट अब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जिस दिन आप पहला फुल फ्लेजेड क्वेश्चन विथ एडजस्टमेंट कर लोगे, देन यू विल बी फाइन कि हाँ सर मैं आई नो कि मैं कर लूंगा। एम आई क्लियर? ठीक है, सो नाउ जिसको जो भी बोलना है पहले मेरी बात सुन लीजिए,
सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजूंगा। आप सेम क्वेश्चन दोबारा बिना देख के करने की कोशिश करिएगा, और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट में एक एक्स्ट्रा भी भेज दूंगा, जो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। और अगर नहीं भी करा तो कम से कम फॉर्मेट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है? ओके, मैं आज की कहानी यहाँ खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ भी बोलना है क्या? क्योंकि काफी हैवी हो गया आज का क्लास, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा।